दोस्तों आज की इस वीडियो में 14 ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2025 में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2026 से जो भी ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ अवॉइड करिएगा, नहीं तो फिर कमाएंगे, गवाएंगे और दुखी रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है स्पेंडिंग इंटायर सैलरी एवरी मंथ। जो भी आप अर्निंग करते हैं 20,000, 50,000, 40,000, बहुत सारे लोग सैलरी आते ही 10 दिन में पैसा खत्म। तो एक काम करिए, जो भी आपका सैलरी अकाउंट है रहने दीजिए, एक अलग से अकाउंट ओपन कर लीजिए और 50,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 15-20% निकालिए भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर बोले तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो जैसे ही सैलरी का मैसेज आता है ना कि सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो उसमें से तुरंत उसी दिन आपको 20% जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका निकाल के दूसरे अकाउंट में रखिए, और उसको रखिए मत, इन्वेस्टमेंट में लगाइए। तो ऑटो इन्वेस्टमेंट जरूर आपको करना है। पूरी सैलरी एक अकाउंट में रखेंगे, पूरा पैसा 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कमाएंगे, गवाएंगे और फिर निराश रहेंगे। तो पैसे को ऑटोमेट करिए, जो भी सेविंग है एक अलग से अकाउंट ओपन करके। दूसरा पॉइंट है टेकिंग अनसिक्योर्ड लोन। बहुत सारे लोग थोड़ी सी सैलरी बढ़ जाती है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार कमाने लगते हैं तो एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेते हैं शो ऑफ करने के लिए, राइट। तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन और एनबीएफसी से लोन लेना बंद करिए, नहीं तो दुखी रहेंगे। पर्सनल लोन लेंगे, प्रोसेसिंग चार्ज अलग से लगेगा, इंटरेस्ट अलग से लगेगा, टाइम से पे नहीं करेंगे तो भैया सिविल भी खराब होगा, पेनल्टी भी ज़्यादा लगेगी। तो आपको बैड लोन लेने से बचना चाहिए। अगर आप गुड लोन लेते हैं, जैसे घर का ईएमआई है, तो भैया ईएमआई भी अपना इनकम देखिए कितना कमा रहे हैं, तो मंथली इनकम का 20 से 30% से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है 50,000 कमा रहे हैं और 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीद ले रहे हैं, राइट। तो ऐसी गलती मत करिएगा। जो भी अर्निंग करते हैं देख लीजिए कि भैया पर मंथ कितना ईएमआई आने वाली है, वो भी गुड लोन है क्या। अगर गुड लोन है तो ठीक है, अगर बैड लोन है तो मंथली इनकम का 20-30% भी बहुत ज़्यादा है। तो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, एनबीएफसी से लोन लेना बंद करिए अगर आपको खुशहाल रहना है। तीसरा है इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग प्रोडक्ट्स। मार्केट में बहुत सारी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने का, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गलत प्रोडक्ट में निवेश करके बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो आपको इंडोमेंट, यूलिप, बहुत सारे लोग पॉलिसी खरीद के सोचते हैं कि भैया मैंने देखो इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी में देखो मैंने 5 लाख का एफडी करा है। तो जब भी निवेश करें अपना रिस्क देखकर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए। यूलिप और इंडोमेंट को इन्वेस्टमेंट बोलने लगे तब तो हो गया आपका पैसा ग्रो। इंडोमेंट, यूलिप में उतना रिटर्न्स मिलता है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो गलत प्रोडक्ट में आपको पैसा डालने से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार ईयरली 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपया इंडोमेंट यूलिप में भर रहे हैं। कोई फायदा है क्या? नहीं। उस पैसे को अगर स्मार्ट तरीके से कुछ टर्म इंश्योरेंस लेके और रेस्ट अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको गलत प्रोडक्ट में पैसा डालने से बचना चाहिए। अगला है इमरजेंसी फंड। तो 2025 तक आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब से प्लानिंग करिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन उससे पहले इमरजेंसी फंड आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। जो भी आप कमाई करते हैं उसका 6 टाइम्स एक अलग से फंड में रखिए, राइट। बुरे समय के लिए भैया ये पैसा काम आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे यार कोई संकट आएगा तो देख लेंगे, बहुत कमा रहा हूँ, राइट। और एक दिन पैसा भैया रिक्वायरमेंट पड़ गई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, 2-3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, कंपनी पर डिपेंडेंट है कि भैया 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, और एक दिन बिल आ गया 8 लाख का, फिर पूरी सेविंग खत्म। तो इमरजेंसी फंड आपको बिल्कुल बना के रखना चाहिए। अगला है डीमेट अकाउंट। जैसे बहुत सारे लोग हैं शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, या जैसे मान लीजिए कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं और पैसे की जरूरत किसी को भी भैया पड़ जाती है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि मैं किसी एबीसी कंपनी में 100 स्टॉक्स बाई किया हूँ, राइट, और कुछ क्वांटिटी मुझे सेल करनी है और विद इन ईयर ही उस क्वांटिटी को मुझे सेल करना है, तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लफड़ा पड़ जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए जीरोधा ने सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का एक नया फीचर लाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होगा कि जो भी आप सिक्योरिटी बाई और सेल करेंगे इसमें आपका टैक्स सेविंग भी होता है, और लॉन्ग टर्म की जो आपकी सिक्योरिटी है वो एज इट इज रहती है। तो अगर आप जीरोधा इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आप प्राइमरी और सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हैं और अपना इन्वेस्टिंग को स्मार्ट तरीके से प्लान करके निवेश कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसे मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, स्कैल्पिंग के लिए भी, तो ये फीचर बहुत ही शानदार है। अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग, कंपनी कितना दे रही है भैया, 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रखी है और बेंगलोर मुंबई जैसे सिटी में रहता हूँ और एक दिन एडमिट हो गए तो बिल आया 8 लाख का, कंपनी कवर कर रही है 3 लाख का, पैकेट से भरना पड़ रहा है रिमेनिंग पैसा, समझ रहे हैं। तो जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें प्रॉपर प्लानिंग करें कि भैया कितने घर में लोग हैं, एक फैमिली फ्लोटर लें, पेरेंट्स 60 साल के ऊपर हैं तो उनके लिए एक अलग से फ्लोटर ले लें, उनको फैमिली फ्लोटर में ऐड ना करें, नहीं तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। ये मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 10-12 लाख तो लीजिए कम से कम, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दबा के लुटाई चल रही है। और आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, D2 पर जाइए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, फ्री में पूछिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगा, पैसा नहीं लगना है, तो पूछने में क्या जाता है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है इग्नोरिंग लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग यूलिप इंडोमेंट खरीद लेते हैं, तो मेरा मानना यही है कि टर्म इंश्योरेंस बाई करिए, वो आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस आपको बिल्कुल बाई करके रखना चाहिए। यंग एज में ही आपको टर्म इंश्योरेंस बाई करना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि कम एज में प्रीमियम कम लगता है। अगली फाइनेंशियल मिस्टेक्स है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में भैया बिल है 25,000, एक काम करते हैं, कंपनी वाला मिनिमम ड्यू बता रहा है इतना पे कर दो, फिर नेक्स्ट महीने भर दीजिए। गलती मत करिए, मिनिमम ड्यू भरते रहेंगे, ज़िंदगी आपकी ऐसे ही निराशामय रहेगी। मेरा मानना तो यही है कि भैया अगर आपकी सैलरी है तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करिए। कंपनियां गुमराह करती हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती हैं कि भैया ये पॉइंट्स, ये फलाना ठिकाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि 30-40-50 हज़ार कमाने वाला भैया मंथली कमा रहा है, लेकिन टाइम से क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो क्रेडिट कार्ड में अगर एक भी टाइम से आपने ड्यू क्लियर नहीं करी तो पेनल्टी हैवी लगती है। तो क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से तो खर्च नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में यही होता है, सैलरी आती है 10 दिन में खत्म हो जाती है, फिर कुछ नया देखते हैं, भैया मन करता है खरीदते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड है ना, चलो उससे खरीदारी करते हैं। जब खरीदारी करते हैं तो फिर आप ट्रैप में फंसते हैं। फिर 1 तारीख को सैलरी आती है, फिर भैया मैसेज आता है सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, फिर आपको याद आता है कि भैया क्रेडिट कार्ड का मुझे बिल भरना है, और फिर पैसा खत्म, फिर आप दुखी रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से तो यूज ही नहीं करना चाहिए अगर आपकी सैलरी कम है और डिसिप्लिन बिल्कुल आप इन्वेस्टर नहीं हैं। अगला है 50,000 कमा रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि जो भी कमा रहे हैं 10-15% बचाइए और उसको SIP में लगाइए। जो प्राइमरी वर्क कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SIP जितना जल्दी हो सके आपको शुरू करना चाहिए। जितना लेट शुरुआत करेंगे उतना कम पैसा मिलेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 25,000 की SIP करते हैं, 12% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में ये 8.8 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। वहीं पर आपका दोस्त है जो वो भी 25,000 का SIP करता है, 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन वो 30 साल नहीं सिर्फ 29 साल 29 ईयर्स तक SIP करता है, 1 साल कम, तो इसको मालूम है कितना मिलेगा कॉर्पस? 7.8 करोड़। 1 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग रन में, राइट। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए और जितना जल्दी हो सके आपको अपना SIP शुरू करना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है डाइवर्सिफिकेशन। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 50,000 मंथली निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी में निवेश करिए अपने रिस्क के हिसाब से। मोटा चंक है तो कुछ स्टॉक्स में, कुछ लिक्विड फंड में, कुछ डेट फंड में, कुछ गोल्ड में, कुछ सिल्वर में, राइट। अलग अलग कैटेगरी में आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। एक कैटेगरी में निवेश करेंगे दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि भैया हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कैटेगरी परफॉर्म ना करे, तो जब भी निवेश करें अलग अलग कैटेगरी में। अगला है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अभी 50,000 कमा रहे हैं, अगले साल 70,000 कमाने लगे हैं, सैलरी बढ़ गई, राइट। तो अभी 1 BHK में रहते हैं, सैलरी बढ़ गई तो 2 BHK में रहने लगे, राइट। अभी 20,000 फोन से काम चल रहा था, सैलरी बढ़ गई तो भैया आईफोन खरीद लिए 1-1.5 लाख का, राइट। तो जब भी सैलरी बढ़ जाए तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सैलरी बढ़ती है तो अपना खर्चा भी बढ़ा देते हैं, तो अगर आप खर्चा बढ़ा देंगे तो फिर निराश रहेंगे। जितना ज़रूरत है
उस पर खर्चा करिए। शो ऑफ करेंगे दुखी रहेंगे। अगला है इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स और ट्रेडिंग करते हैं। देख सकते हैं ना कि 100 में 92% लोग ट्रेडिंग में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पेनी स्टॉक 50, 1 रुपए 2 रुपए वाले में निवेश कर रहे हैं कि भैया ये देखो आने वाले दिनों में अगर 10 रुपया का हो गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो अगर ऐसा होना होता तो फिर तो बड़े लोग यही पेनी स्टॉक में ही निवेश करते। तो पेनी स्टॉक ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए। इनमें ज़्यादातर पैसा बर्बाद ही होता है। तो इन्वेस्टर बनिए। अगला है पुअर टैक्स प्लानिंग। बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं और फिर ज़्यादा पैसा तो टैक्स में ही चला जाता है। और जब लास्ट में याद आता है यार टैक्स बचाने के लिए चलो यूलिप खरीद लेता हूँ, इंडोमेंट खरीद लेता हूँ, चलो ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ। नहीं, प्रॉपर प्लान करिए कि भैया मेरी जो भी सीटीसी है कितना मैक्सिमम में अपना टैक्स बचा सकता हूं। अगला है अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे एसआईपी करना है तो एसआईपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का फंड सेलेक्ट करें तो डायरेक्ट मोड में आपको निवेश करना चाहिए। नहीं करेंगे ज्यादा फीस देंगे किसको? एजेंट भैया कमीशन खाता है रेगुलर मोड में। तो जब भी निवेश करें डायरेक्ट मोड में, ना कि रेगुलर प्लान में। और जब भी आप एसआईपी करें हर साल आपको लाइफ स्टाइल वाले इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हो ना, उसको नहीं बढ़ाना है। अब आपको जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000 हर साल, इसमें आपको टॉपअप करना है 5-10% का हर साल। इससे क्या होगा? आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। तो ये रहे 14 मिस्टेक्स जो मुझे लग रहा है कि 2026 में नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।